हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल इंग्लिश फॉर एक्सीलेंस। आज हम पढ़ेंगे बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स। और जो एग्जाम होने वाले हैं टीजीटी, पीजीटी, जीआईसी लेक्चरर और जो एलटी ग्रेड का मेंस का एग्जाम होने वाला है उसमें भी ये टर्म पूछी जाएगी। तो ये वाली बहुत ज़्यादा टर्म पूछी जाती है। यहाँ से एक क्वेश्चन तो बनता ही बनता है, या कुछ भी टर्म कोई भी की फैक्ट पूछ लेता है एग्जाम में। तो इसको आज हम डिटेल में समझेंगे और लास्ट में हम 30+ एमसीक्यू जो करेंगे, जिससे कि हमारा एकदम टॉपिक क्लियर हो जाए। तो स्टार्ट करते हैं सेशन को विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर करके रखें, जिससे कि जो भी वीडियो अपलोड हो वो आप तक जरूर पहुँचे और एक एक पॉइंट आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। स्टार्ट करते हैं सेशन को। मेटाफिजिकल पोएट्स, और जो हम पढ़ रहे हैं वो पढ़ रहे हैं बच्चा ब्राह्म से। मेटाफिजिकल पोएट्स, द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्स वाज फर्स्ट यूज। तो इसको सबसे पहले यूज किया था जॉन ड्राइडन ने। इसको जो जॉन ड्राइडन साहब हैं उन्होंने पहली बार इसको यूज किया था इन हिज अपने वर्क था डिस्कोर्स ऑफ कंसर्निंग सटायर 1693 में जो आया था। इसमें उन्होंने इस टर्म का सबसे पहले इसका यूज किया है। और कौन सा रिमार्क दिया था उन्होंने? जॉन डन ने जो रिमार्क दिया है वो दिया है आपका अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। ध्यान रखेंगे, जो जॉन डन ने रिमार्क दिया है वो क्या दिया है? वो दिया है अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। उन्होंने रिमार्क दिया है। इसका मतलब होता है, इसका मतलब है टेक्निकल लैंग्वेज। इसकी क्या है? इसका मतलब है इम्प्लॉय करता है टेक्निकल लैंग्वेज। सबटल आर्ग्यूमेंट ऑफ मेडिवल स्कोलास्टिक फिलोसफी। वो कहते हैं जो मध्यकालीन स्कोलास्टिक दर्शन की तकनीकी भाषा और सूक्ष्म तर्कों का प्रयोग करते हैं। इसके बाद में 1779 में सैमुअल जॉनसन ने अपनी जो टर्म है मेटाफिजिकल, जिसको डिस्क्राइब किया था स्कूल ऑफ 17th सेंचुरी पोएट्स लाइफ ऑफ काउली। तो ध्यान रखेंगे, तो बाद में 1779 में सैमुअल जॉनसन ने इस मेटाफिजिकल शब्द को, टर्म को, जो डिस्क्राइब करते हैं 17th सेंचुरी पोएट्स जो थे लाइफ ऑफ काउली अकॉर्डिंग टू जॉनसन। दीज पोएट्स आर यूनाइटेड नॉट बाय द शेयर्ड फिलोसफी बट बाय अ डिस्टिंक्ट पोएटिक स्टाइल। और जो भी कवि थे वो कभी भी विशिष्ट काव्य शैली ने किया था, और उनके अनुसार किसी दर्शन को नहीं बल्कि की काव्य शैली को वो प्रायोरिटी देते हैं वो। तो ध्यान रखेंगे, पहले किया था इसको जॉन ड्राइडन ने। इनका वर्क था डिस्कोर्स कंसर्निंग सटायर 1693। और ये किस क्या रिमार्क दिया था उन्होंने? अफेक्ट्स मेटाफिजिक्स। उसके बाद क्या था? मेटाफिजिकल शब्द का प्रयोग किया था 17th सेंचुरी पोएट्स इन लाइफ ऑफ काउली अकॉर्डिंग टू जॉनसन। तो जो जॉनसन की कृति है लाइफ ऑफ काउली में मेटाफिजिकल शब्द को 17वीं शताब्दी में कवियों की एक समूह को विकसित किया है। इसको ध्यान रखेंगे। अब ये बात वही बात लिखा है मैंने, इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया है। इसका ओरिजिन जो मिलता है वो जॉन ड्राइडन ने किया था फर्स्ट टाइम। और कौन सा वर्क था इनका? डिस्कोर्स ऑफ कंसर्निंग सटायर था 1693 में। और उन्होंने कहा था अफेक्ट्स ऑफ द मेटाफिजिक्स। एक टर्म पूछी जाती है तो फिजिक्स, मेटाफिजिक्स का जो दिया था वो किसने दिया था? वो दिया था जॉन ड्राइडन ने। इसका मतलब होता है स्कोलास्टिक फिलोसफी, कॉम्प्लेक्स रीजनिंग, अब्स्ट्रैक्ट इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट। इनका मतलब होता है इस टर्म का। और ये मैंने बता दिया है, सैमुअल जॉनसन ने जो अपनी टर्म थी लाइफ ऑफ काउली, उसमें ये प्रयोग करते हैं स्कूल ऑफ 17th सेंचुरी पोएट्स जॉनसन यूज टू क्रिटिकल एम्प्लॉय। उसमें क्या यूज करते हैं? एक्सेसिव इंजेन्युटी, आर्टिफिशियल विट, इंटेलेक्चुअल कॉम्प्लेक्सिटी का यूज करते हैं। ऐसी शब्दों का प्रयोग करते हैं जो अत्यधिक चातुर्य, कृत्रिक बुद्धिमत्ता और बौद्धिक जटिलता का प्रयोग करते हैं। हु आर द मेटाफिजिकल पोएट्स? कौन मेटाफिजिकल पोएट्स है? द टर्म नाउ रेफर टू ग्रुप 17th सेंचुरी।
तो किसको रेफर करती है? 17th सेंचुरी जो पोइट्स थे, इंग्लिश पोइट्स थे, उनको ये रेफर करती है। इसमें क्या देखने को मिलती है? सिमिलर पोइटिक स्टाइल, उनकी जो पोइटिक स्टाइल थी वो सिमिलर थी। उनमें देखने को मिलता है इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट, इंटेलेक्चुअल आर्ग्यूमेंट बौद्धिक तर्क देखने को मिलता है जो 17th सेंचुरी के पोइट थे। उनमें देखने को मिलता है यूज ऑफ कंसीट एंड पैराडॉक्स, उनमें देखने को मिलता है कंसीट और पैराडॉक्स देखने को मिलता है, और ड्रामेटिक इंटेंसिटी को देखने को मिलता है उनके वर्क में। तो कौन कौन से लौकिक कवि थे, सेकुलर पोइट्स थे? उनमें सबसे पहला नाम आता है जॉन डन का, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम काउली, जॉन क्लीवलैंड। तो ये क्या थे? बहुत ही ज्यादा प्रोमिनेंट पोइट्स थे। अब ये कौन से थे? सेकुलर पोइट्स थे। ये कौन से थे? सेकुलर पोइट्स थे। अब रिलीजियस पोइट्स कौन से थे? जिसमें थे जॉर्ज हर्बर्ट, हेनरी वॉगम, रिचर्ड क्रॉसॉ, थॉमस थेरेन। तो ये क्या थे? रिलीजियस पोइट थे। मैंने अलग अलग इसको कैटेगरी में बांट दिया है। मीनिंग क्या होता है इसका? मेटाफिजिकल इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन है। इसका मतलब क्या होता है? एक कवि जो थे डिड नॉट नेसेसरली शेयर ओन फिलोसफी। ये जो कवि थे कोई एक समान दर्शन नहीं था, प्लस में एक समान दर्शन नहीं था। द वर्ड मेटाफिजिकल रेफर टू मेनली, उनमें क्या देखने को मिलता है? उनमें मिलता है पोइटिक स्टाइल, फिगरेटिव लैंग्वेज और देयर वे ऑफ द कंस्ट्रक्टिव मेडिटेटिव आर्गुमेंट। तो उनको चिंतनात्मक तर्क निर्माण की पद्धति को देखने को मिलता है। उनकी इनमें क्या देखने को मिलता है? पोइटिक स्टाइल, फिगरेटिव लैंग्वेज, मेडिटेटिव आर्गुमेंट देखने को मिलता है। जो जॉन डन थे उन्हें फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल पोइट माना जाता है। उनकी जो पोइट्री है उनमें बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। जो जॉन डन थे, जॉन डन एस्टेब्लिश इन द स्टाइल ऑफ द रिजेक्टिंग। आप देखो कह रहे हैं द स्यूट म्यूजिकल पोइट्री, ये किसने दिया था? एडमंड स्पेंसर। द आइडियलाइज्ड पेट्रार्कन लव एडिशन, द स्मूथ रेगुलर वर्स ऑफ द कैवलियर पोइट्स। तो ये जॉन डन, जो स्पेंसर का भी नाम याद रखेंगे, तो उन्होंने भी मधुर काव्य शैली का प्रयोग किया है अपने वर्क में। जॉन डन जो थे वो यूज करते थे, जॉन डन जो यूज करते थे कन्वर्सेशनल डिक्शन, इरेगुलर मीटर, आर्गुमेंट स्ट्रक्चर, ड्रामेटिक ओपनिंग लाइंस, इंटेलेक्चुअल रीजनिंग, रियलिस्टिक एंड आयरनिक टोन को यूज करते थे जॉन डन। चीफ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द मेटाफिजिकल पोएट्री, इसमें सबसे पहले क्या देखने को मिलता है? कुछ स्ट्रक्चर है, इसमें मिलता है इंटेलेक्चुअल। सबसे पहले इसमें देखने को मिलता है इंटेलेक्चुअल, बौद्धिक देखने को मिलती है। पोइट्री बिल्ट और लॉजिक एंड रीजनिंग, पोइट्री जो होनी चाहिए वो कैसी होनी चाहिए? लॉजिक एंड रीजनिंग होनी चाहिए। ड्रामेटिक डायरेक्ट एड्रेस, वो किसी को डायरेक्ट एड्रेस होना चाहिए। एग्जाम्पल इसमें दिया है, देखो एग्जाम्पल ये दिए हैं। इंटेलेक्चुअल होनी चाहिए। दूसरा इसका की फैक्ट है ड्रामेटिक डायरेक्ट एड्रेस होना चाहिए। जैसे इसमें दिया है गो एंड कैच ऑफ फॉलिंग स्टार, फॉर गॉड सेक हेल्ड होल्ड योर टाइम एंड डेट मी लव। ये कौन सी है? मेटाफिजिकल पोएट है। जो दिया है गॉड गो एंड कैच द फॉलिंग स्टार। जो लाइनें हैं जो इम्पोर्टेंट है ध्यान रखेंगे, जो लाइनें जो दी गई हैं वो जॉन डन के पोइट्री कलेक्शन से ली गई हैं। ध्यान रखेंगे गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार, ये लाइन है, ये पोयम का नाम है वैसे। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, ये कॉलोनाइजेशन की लाइन है। बिजी ओल्ड फूल अनरूली सन बेटर माई हार्ट दी पर्सन गॉड, ये जॉन डन की पोइट्री कलेक्शन से लाइनें ली गई हैं। ध्यान रखेंगे दीज ओपनिंग लाइन्स है, इसमें देखने को मिलता है शॉक द रीडर, क्रिएट अ ड्रामेटिक टेंशन, बिगिन इन द मिडिल ऑफ द आर्गुमेंट देखने को मिलता है। पाठक का चौंकना, नाटक की तनाव, तर्क के बीच शुरुआत होना, ये क्या है? देखने को मिलता है जॉन डन की पोइट्री में। ये लाइन है, ओपनिंग लाइन है। ध्यान रखेंगे जितनी भी लाइनें लिखी गई हैं जॉन डन की ओपनिंग लाइन है। बिट देखने को मिलता है। बिट में क्या मिलेगा? क्लेवर, इंटेलेक्चुअल, वर्ड प्ले, जैसे पैराडॉक्स, पन, आयरनी, अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजन, ये क्या बनता है? मेटाफिजिकल पोएट्री में देखने को मिलता है। पैराडॉक्स है, पन है, आयरनी है, अनएक्सपेक्टेड कंपैरिजन। फिर मिलता है मेटाफिजिकल कंसीट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये पेपर पूछ लेता है कंसीट किससे रिलेटेड है।
ये मेटाफिजिकल पोइट्री से है। एक्सटेंड सरप्राइजिंग कंपैरिजन, फार फेच्ड बिल्ट इंटेलेक्चुअल कन्विंसिंग। एग्जाम्पल है जैसे कंपास डन ए बेली डिक्सन फॉर बिडिंग मॉर्निंग, ये एग्जाम्पल भी दिया है इसमें। इसमें मेटाफिजिकल कंसीट देखने को मिलता है। मिलता है फ्यूजन ऑफ अपोजिट्स, विरोधों का समन्वय देखने को मिलता है। बॉडी एंड सोल, सैक्रेड एंड सेक्युलर, पैशन एंड रीजन, ये की फैक्ट है मेटाफिजिकल पोएट्री की। रियलिज्म इन लव देखने को मिलता है। प्रेम का यथार्थवादी चित्रण देखने को मिलता है। नॉट आइडियलाइज, समटाइम्स आयरनिक एंड सैनिक, एक्सप्लोर द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ ह्यूमन मोटिव्स। रफ एंड रिदम, जो होता है जो उसकी रिदम होती है वो मॉडल ऑन नेचुरल स्पीच, नॉट स्मूथ और मेलिफुलस, जो होती है उसकी मधुर नहीं होती है इसकी शैली। आर्गुमेंट ड्राइवन स्ट्रक्चर, जो तर्क प्रधान संरचना होती है, ये क्या होते हैं जो रफ होती है, ज़्यादा रिदम नहीं होता है, खुदरा लय होता है इसमें। क्रिटिकल रिसेप्शन क्या मिलता है, अब न्यू क्लासिकल पीरियड में क्रिटिकल रिसेप्शन देखने को मिलता है। जैसे कंसिडर करते हैं अपसिक्योर, आर्टिफिशियल, ओवरली इंटेलेक्चुअल, फॉल्स बिट, ये इन्होंने क्रिटिकल रिसेप्शन देखने को मिला था न्यू क्लासिकल पीरियड में। रिवाइवल आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कौन कौन आता है, आफ्टर वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद कौन कौन से पोइट आते हैं, मेजर फिगर्स रेस्पॉन्सिबल थे इसके लिए मेटाफिजिकल पोइट्री को बढ़ाने के लिए। जैसे पहले थे H.J.C. ग्रियर्सन थे, इनकी कलेक्शन था पोइट्री मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स, जो 1912 में आई थी, तो इन्होंने इसको बढ़ाया था। हमारे T.S. इलियट साहब थे इन्होंने ऐसे द मेटाफिजिकल पोइट्स 1921, ये कलेक्शन ध्यान रखेंगे, T.S. इलियट वाला बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड्रयू मार्वेल, इनका कॉन्सेप्ट था यूनिफाइड ऑफ सेंसिबिलिटी, जो किसकी थ्योरी थी, ये थ्योरी थी T.S. इलियट साहब की। यह थ्योरी दी थी डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी, ये किसकी थ्योरी थी, ये थी तुम्हारी T.S. इलियट साहब की। प्राय थे एफ आर लिविस, क्लिंट ब्रूक्स। न्यू क्रिटिसिज्म में इनका प्रयोग मिलता है देखने को, न्यू क्रिटिसिज्म में बेसाई करते हैं आयरनी एंड पैराडॉक्स को। और ये मूवमेंट था एलिवेटेड डन टू सेंट्रल पोजीशन इन द इंग्लिश कैनोन। बाद में ये बहुत ज़्यादा वो था, बाद का पुनर्लोकन होता है, रिसेसमेंट होता है। बाद में क्या देखने को मिलता है, बाद में डन लेटर लॉस्ट हिज पोजीशन एज ए सुप्रीम मॉडल बट द रिमेन्स मेजर कैनोनिकल पोएट। बाद में उनकी जो थी प्राथमिकता स्थान नहीं दिया गया, बाद में जॉन डन को सर्वोच्च आदर्श कवि स्थान नहीं दिया गया। फिर भी अंग्रेजी साहित्यिक परंपरा के अनुसार एक ही प्रमुख कवि बने रहे, जो क्या कौन थे, जॉन डन थे। इंपोर्टेंट क्रिटिकल वर्क्स हैं, जैसे F.R. ल्यूस का था रिवोल्यूशन था, जो 1936 में आया था। क्लिंट ब्रूक्स का मॉडर्न पोएट्री एंड द ट्रेडिशन 1939 में आया था। रोजमंड ट्यूब था एलिजाबेथन एंड मेटाफिजिकल इमेजरी 1947 में आया था। ये क्या क्रिटिकल वर्क है। J.E. डनकैन द रिवाइवल ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री 1959 में आया था। हेलन गार्डनर जॉन डन अ कलेक्शन ऑफ क्रिटिकल एसे 1962 में आया था। F.J. बार्नेक यूरोपियन मेटाफिजिकल पोएट्री 1961 में आया था। इनको ध्यान रखेंगे। क्विक रिवीजन क्या है, फाउंडर कौन है, जॉन डन है। द टर्म फर्स्ट यूज किया था जॉन ड्राइडन ने। स्कूल नेम्ड बाई किसने दिया था, ये आपका दिया था सैमुअल जॉनसन ने। इसके फीचर क्या होते हैं, बिट, कंसीट, पैराडॉक्स, इंटेलेक्चुअलिज्म, तो ये देखने को मिलता है, तो समझ आना ये मेटाफिजिकल पोएट्री की बात कर रहा है। रिवाइवल कब हुआ था, ग्रियर्सन 1912 और इलियट 1920। इन्होंने क्या किया था, रिवाइवल किया, दोबारा पुनर्जागरण किया है इसका। रिलीजियस पोएट कौन से थे, हर्बर्ट है, बोगम है। सेकुलर पोएट कौन से थे, एंड्रयू मार्वेल है, काउली है, तो ये क्या थे, सेकुलर पोएट थे। अब हम पढ़ेंगे 30+ MCQ और एकदम टर्म आपकी क्लियर हो जाएगी। इसमें क्या कहना चाहता है वो, मेटा का मतलब होता है परे होता है। हु फर्स्ट यूज टू द टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री, द रिलेशन टू जॉन डन, तो किसने सबसे पहले इसका यूज किया था, तो वो कौन थे, जॉन ड्राइडन थे। सबसे पहले इसका यूज किया है जॉन ड्राइडन, और उनकी जो टर्म थी वो जो था मेटाफिजिक्स, कहेंगे अफेक्ट द मेटाफिजिक्स।
जॉन ड्राइडन यूज द टर्म इन डिस्कोर्स ऑफ कंसर्निंग सटायर 1693 सटायर द जॉन डन अफेक्ट्स द मेटाफिजिक्स। इनका की फैक्ट है, ध्यान रखेंगे। हु एक्सटेंड द टर्म मेटाफिजिकल टू ए ग्रुप ऑफ पोएट्स, तो किसने इसको एक्सटेंड किया था, तो वो कौन थे, वो थे सैमुअल जॉनसन। और कहाँ दिया था इसका दिया था सैमुअल जॉनसन इन लाइफ ऑफ काउली 1779 अप्लाई द टर्म टू ए स्कूल ऑफ पोएट्स। क्या दिया था, स्कूल ऑफ पोएट्स। ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट ये की फैक्ट है। द मेटाफिजिकल पोएट्स बिलोंग मेनली टू विच सेंचुरी, तो कौन सी सेंचुरी से बिलोंग करते थे, तो कौन सी थी, 17th सेंचुरी थी, 17th सेंचुरी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट मेटाफिजिकल पोएट्स, तो कौन से कवि जो थे वो मेटाफिजिकल पोएट्स नहीं थे, कौन से थे, एडमंड स्पेंसर। उन्होंने इसको क्रिटिकल किया, वो दूर थे, अलग थे। एक की पैट ध्यान रखेंगे, एडमंड स्पेंसर मेटाफिजिकल पोएट नहीं थे। जॉर्ज हर्बर्ट एंड मार्वेल हेनरी वॉगम, तो एडमंड स्पेंसर इसके विरोध में थे, मेटाफिजिकल पोएट्री के विरोध में थे, अपोजिट थे। एडमंड स्पेंसर बाय द एलिजाबेथन पोएट्स नॉट मेटाफिजिकल, वो कौन से थे, मेटाफिजिकल पोएट नहीं थे, वो क्या थे, एलिजाबेथन पोएट थे। हु इज कंसिडर्ड द फाउंडर ऑफ द मेटाफिजिकल स्टाइल, तो कौन माना जाता है फाउंडर, वो कौन से थे, जॉन डन। जॉन डन को इसका फाउंडर माना जाता है। बेटर माई हार्ट 3% गॉड रिटन बाय, तो किसने लिखी लाइन, लिखी है जॉन डन ने लिखी है। द मेटाफिजिकल पोएट आर बेस्ट नॉन फॉर देयर, तो किसके लिए जाने जाते थे, तो जाने जाते थे इंटेलेक्चुअल बिट एंड कंसीट के लिए जाने जाते थे। अब मेटाफिजिकल पोएट कंसीट करते थे तो उनमें क्या देखने को मिलता है, एक्सटेंड एंड फार फेचिड कंपैरिजन देखने को मिलता है। क्वेश्चन नंबर 9, द कंपास कंसीट अपीयर्स, तो कहाँ देखने को मिलता है, ये मिलता है बेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग, तो ये मिलता है मेटाफिजिकल पोएट्री में। विच पोएट, क्वेश्चन नंबर 10, विच पोएट रॉट मेनली रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएट्री, तो बात कर रहा है रिलीजियस की, तो कौन से थे, वो हर्बर्ट थे। तो दो तरह के पोएट थे, सेकुलर और रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएट्स। टू हिज काउ मिस्ट्रीज, एक लिखी है एंड्रयू मार्वेल की, बहुत ही फेमस वर्क है एंड्रयू मार्वेल का। मेटाफिजिकल पोएट्स अपोज विच ट्रेडिशन, तो कौन से ट्रेडिशन में इसका अपोज किया गया था, विरोध किया गया था, पेट्राकन। क्या था, पेट्राकन। इट रिजेक्टेड आइडियलाइज्ड पेट्राकन लव पोएट्री। द मेटाफिजिकल पोएट्स वर क्रिटिसाइज इन द न्यू क्लासिकल एज फॉर, तो न्यू क्लासिकल एज में जिन्हें क्रिटिसाइज किया गया था, और क्या कहा गया था, आर्टिफिशियल और ऑब्सक्योर है। ये क्या है, आर्टिफिशियल बनावटी है, ये आपकी बनावटी बता दिया था। हु रिवाइव्ड इंटरेस्ट इन मेटाफिजिकल पोएट्री इन 1912, तो कौन से थे वो, तो मेटाफिजिकल पोएट्री बाद में आया था, इसको दोबारा से रिवाइव किया गया था वर्ल्ड वॉर फर्स्ट के बाद, तो कौन से थे वो, H.J.C. ग्रीवियंसन थे। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। H.G.C. ग्रीवियंसन पब्लिश्ड मेटाफिजिकल लिरिक्स एंड पोएम्स 1912 में इसको पब्लिश कराया गया था। विच क्रिटिक रॉट मेटाफिजिकल पोएट्स, कौन से कवि थे जिन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स को लिखा है, तो कौन से थे, T.S. इलियट थे। वो ध्यान रखेंगे, T.S. इलियट थे, उन्होंने मेटाफिजिकल पोएट्स को लिखा है, जो 1921 में आई थी। ये इंपॉर्टेंट है, कहीं पे पूछ सकता है। एलियट कॉन्सेप्ट रिलेटेड टू मेटाफिजिकल पोएट्स, तो किससे रिलेट करता है वो करता है डिसोसिएशन ऑफ सेंसिबिलिटी से रिलेट करता है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेकुलर मेटाफिजिकल पोएट्स, तो वो कौन से थे, सेकुलर की बात कर रहा है, वो थे आपके एंड्रयू मार्वेल। ये लिस्ट ध्यान रखना है आपको, सेकुलर और रिलीजियस पोएट की। मेटाफिजिकल पोएट्री कंबाइंस, तो क्या देखने को मिलता है इसमें देखने को मिलता है इंटेलेक्ट एंड इमोशन। ऑप्शन सी एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। जॉन डन्स डिक्शन रिजेंबल्स, तो क्या दिखाता है उनका डिक्शन, तो वो दिखाता है नेचुरल कन्वर्सेशन दिखाता है जॉन डन का। द फ्ली इज एन एग्जाम्पल ऑफ, द फ्ली बहुत ही फेमस पोएम है जॉन डन की, तो ये क्या है, ये मेटाफिजिकल कंसीट इसमें देखने को मिलता है।
विच पोएट इन्फ्लुएंस मेटाफिजिकल रियलिज्म इन लव, तो कौन से थे जो दिखाते हैं वो मेटाफिजिकल रियलिज्म इन लव, तो वो थे जॉन डन। यूनिफाइड सेंसिबिलिटी इज एसोसिएटेड विद, और ये टर्म ध्यान रखेंगे, यूनिफाइड सेंसिबिलिटी किससे जुड़ी है, टीएस इलियट साहब से जुड़ी हुई है। हु वाज कॉल्ड द मोस्ट कंसिडरेबल मेटाफिजिकल पोएट आफ्टर डन, आफ्टर डन के बाद किसको सबसे ज्यादा माना जाता है, वो थे एंड्रयू मार्वेल। ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 23, मेटाफिजिकल पोएट्स यूज टू पैराडॉक्स मेनली, तो पैराडॉक्स का यूज करते थे, क्यों करते थे वो शॉक एंड प्रोवोक थॉट के लिए, शॉक एंड प्रोवोक थॉट के लिए इसका प्रयोग करते थे। डेथ बी नॉट प्राउड बिलोंग्स टू, ये किसकी लाइन है, ये जॉन डन की लाइन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच क्रिटिक एम्फसाइज्ड आयरनी एंड पैराडॉक्स इन मेटाफिजिकल पोएट्री, तो कौन से थे वो थे ब्रूक्स, कौन से थे, ब्रूक, क्लिंथ ब्रूक्स। विच पोएट्स इज बेल्स अमोंग मेटाफिजिकल पोएट्स, तो कौन से थे वो आपके थे बोगन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेटाफिजिकल पोएट्री इज करेक्टराइज्ड बाय, तो किसने इसको करेक्टराइज किया था, तो इसमें मिलता है लॉजिकल आर्गुमेंट, लॉजिकल आर्गुमेंट देखने को मिलता है। द कैवलियर पोएट्स डिफर बिकॉज दे प्रेफर, जो कैवलियर पोएट थे वो उनमें अंतर देखने को मिलता है, क्योंकि वो क्या अंतर था उनमें, स्मूथ वर्सिफिकेशन देखने को मिलता है कैवलियर पोएट्स में। हु कॉल्ड मेटाफिजिकल पोएट्री परवर्सली इंजीनियस, तो किसने कहा था इसको, ये कहते हैं भाई साहब जॉनसन, ये सैमुअल जॉनसन की बात कर रहा है, ध्यान रखना। विच पेयर बिलोंग टू द रिलीजियस मेटाफिजिकल पोएट्स, तो कौन से बिलोंग करते थे मेटाफिजिकल पोएट्री से, कौन से रिलीजियस, और कौन से थे रिलीजियस की बात कर रहा है। मैं दिखा दूंगा ऊपर कौन कौन से थे, स्क्रीनशॉट ले लेना आप, हर्बर्ट और वॉगम। मेटाफिजिकल पोएट्स मेनली यूज, तो क्या उसको यूज करते थे, उनकी उसमें पोएट्री में इरेगुलर आर्गुमेंट स्ट्रेंजर देखने को मिलते थे। तो आपके 30+ एमसीक्यू थे, मैं दिखा देता हूँ आपको कौन कौन से रिलीजियस और सेकुलर पोएट्स हैं। तो ध्यान रखेंगे ये पोएट है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। सेकुलर पोएट में आते हैं आपके जॉन डन, एंड्रयू मार्वेल, अब्राहम काउली, जॉन क्लीवेलैंड। रिलीजियस पोएट है वो जॉर्ज हर्बर्ट हैं, हेनरी वॉगन है, रिचर्ड क्रॉसो हैं, थॉमस थ्रेडरेन है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये आपके 2 तरह के पोएट है मेटाफिजिकल पोएट्री में। तो ये हमारे 30+ एमसीक्यू और पूरी थ्योरी थी, एमएच अब्राहम से जिसको लिया गया है, और ये टर्म मेटाफिजिकल पोएट्री, कल नया टॉपिक लेंगे। और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर करके रखें, ऐसे ही बेहतरीन एग्जाम ओरिएंटेड वीडियो यहाँ चैनल पर आती रहेंगे। और चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और लाइक तो कर ही दिया करें। मिलते हैं कल। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू एवरीवन, हैव ए नाइस डे। बस पढ़ते रहें, खुश रहें।